गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पार्ट नंबर 7 रासायनिक आबंधन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम विषय सामग्री देख लेते हैं जो कि हम इस पार्ट से इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक प्रश्न से कि परमाणु क्यों संयोजित होते हैं। उसके बाद हम आयनिक आबंधन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जो उनसे यौगिक बनते हैं जिन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं, उन आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सहसंयोजी आबंधन पढ़ेंगे। ये इनके 3 प्रकार, एकल सहसंयोजी आबंधन, द्विसहसंयोजी आबंधन और त्रिसहसंयोजी आबंधन, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम सहसंयोजी यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि परमाणु क्यों संयोजित होते हैं। जिन परमाणुओं के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे अत्यधिक स्थायी होते हैं और यौगिक नहीं बनाते। उदाहरण के लिए उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन्स, जेनॉन और रेडॉन्स। ये उत्कृष्ट गैस ऐसे तत्व होते हैं इनके सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये अत्यधिक स्थायी होते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी यौगिक नहीं बनाते। वहीं ऐसे परमाणु जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब कि जिनका सबसे बाहरी कोश पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से नहीं भरा हुआ होता, वो रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। ये एक दूसरे से संयुक्त होकर उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करके स्थायी हो सकते हैं। इसलिए परमाणु अपने बाहरी कोश को पूर्णतया इलेक्ट्रॉन से भरने या उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इसे ही अष्टक नियम कहा जाता है। परमाणु एक दूसरे से आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं जिन्हें रासायनिक आबंध कहते हैं। यहाँ पे हम 2 तरीके के रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक आबंधन और सहसंयोजी आबंधन। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आयनिक आबंधन से। आयनिक आबंधन एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक आबंधन बनता है उसे आयनिक आबंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम धातु और क्लोरीन गैस जो कि एक अधातु है को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वह तीव्र अभिक्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जैसा कि हम नीचे रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं, 2Na सोडियम यानी प्लस क्लोरीन Cl2 और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। आइए अब हम इसको समझते हैं कि ये आयनिक आबंधन कैसे मतलब आयनिक आबंधन कैसे बने, यानी सोडियम क्लोराइड के बनने को समझते हैं। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और जो तीसरा जो सबसे बाहरी कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक उसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसकी जो सबसे पहला कोष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी जैसे हमने देखा था कि अरिक्त तत्व जो होता है वो उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं एक पूरी तरह से स्थायी बनने के लिए। अब क्योंकि उसके लिए एक कंडीशन ये है कि उनको जो अपना सबसे बाहरी कोष है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरना पड़ेगा। अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे बाहरी कोष जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि इसको सबसे बाहरी कोष अपना पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। अब ये इसके पास 2 संभावना होगी, या तो ये किसी दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे दे। ठीक उसी तरह हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इसके सबसे बाहरी कोष में
7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अपना सबसे बाहरी कोष पूरी तरह से भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास भी दो संभावनाएं, या तो ये किसी दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे दे। लेकिन सोडियम के लिए किसी दूसरे तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन लेना और क्लोरीन के लिए किसी दूसरे को अपने 7 इलेक्ट्रॉन देना, ये असंभव है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये दूसरी कंडीशंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन जो होती है वो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेती है। क्योंकि यहाँ पे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तो वो एक सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव बनता है, जिसका अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 10 हो जाएगी। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, तो इसका अब सबसे बाहरी कोष जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भर गया। ठीक उसी तरह क्लोरीन, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है, इसलिए वो एक ऋणायन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, और उसके ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब क्योंकि ये एक ऋणायन है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है, तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 2 8 8, जो इसका सबसे बाहरी कोष है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भर गया। और फिर इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है NaCl। तो इस तरीके से जो आबंधन बनता है, जब एक धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, तो उसे हम एक आयनिक आबंधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होगा, तो उससे जिस रासायनिक आबंधन के द्वारा ये हस्तांतरण हो रहा है उसे हम आयनिक आबंधन कहते हैं, और इनसे जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टल में आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिस कारण से ये यौगिक कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, मतलब आसानी से टूटने वाले होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं, हाई होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1074 केल्विन होता है। ठीक उसी तरह उसका क्वथनांक जो होता है 1686 केल्विन। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था तथा जलीय विलयन में विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि आयंस एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, इसलिए वे अपने साथ आवेश को भी ले जाते हैं, और ये गति केवल गलित अवस्था में ही संभव है। इसलिए क्या होता है, आयनिक यौगिक गलित अवस्था और जलीय विलयन में ही विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, और ठोस अवस्था में ही विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, अल्कोहल और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में ये अविलेय यानी अघुलनशील होते हैं। सहसंयोजी आबंधन। दो परमाणुओं के बीच बराबर संख्याओं के इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से बनने वाले आबंधन को सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं हाइड्रोजन अणु का। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको भी अपना सबसे बाहरी कोष जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से बनना है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 1 है और इसके पहले कोष में ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, और इसको अपना जो कोष पूरा करना है सबसे बाहरी वाला, उसके लिए इसको सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ सहभागिता करके ये अपना जो सबसे बाहरी कोष है, ये दोनों परमाणु वो पूरा करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, दोनों के 1-1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इन्होंने पार्टनरशिप की, और इस तरीके से दोनों ने पार्टनरशिप के द्वारा, सहभागिता के द्वारा अपने जो सबसे बाहरी कोष है उसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरने का प्रयास किया।
तो इस तरीके से जब दो परमाणु के बीच में बराबर संख्याओं में इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता होती है तो उससे जो आबंधन बनता है उसे हम सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया हाइड्रोजन अणु का। यहाँ पे तीन तरीके से सहभागिता होती है, इसलिए आधार पे जो सहसंयोजी आबंधन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एकल सहसंयोजी आबंधन, द्विसहसंयोजी आबंधन और त्रिसहसंयोजी आबंधन। आइए अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। एकल सहसंयोजी आबंधन, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से बनने वाले आबंधन को एकल सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। अगर दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की सहभागिता हो रही है तो उससे जो आबंधन होगा उस आबंधन को हम एकल सहसंयोजी आबंधन कहेंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, जो कि हम देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में। क्लोरीन अणु को हम यहाँ पे समझते हैं। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है, और जो इसके सबसे बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। और यहाँ पे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक वो भी देख सकते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको अपना जो सबसे बाहरी कोष है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के दूसरे परमाणु के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर रहा है, और इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होने के कारण ये क्लोरीन अणु बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप और ये साझेदारी हो रही है, तो जब इस तरीके से जो आबंधन होता है उसको हम एकल सहसंयोजी आबंधन कहते हैं। और जब क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है तो इसमें हम सिंगल आबंध, एक आबंध से यहाँ पे इसको शो करते हैं। द्विसहसंयोजी आबंधन, दो परमाणु के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन की सहभागिता से बनने वाले आबंधन को द्विसहसंयोजी आबंधन कहते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने एकल सहसंयोजी आबंधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे उसमें दो परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की सहभागिता हो रही थी। लेकिन द्विसहसंयोजी आबंधन में क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की सहभागिता होती है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है, और जो इसका सबसे बाहरी कोष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इस तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। ठीक उसी तरह अब इसको अपना सबसे बाहरी कोष पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करेगा, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होंगे यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के 2 युग्मों का सहभाजन हुआ। तो इस तरीके से इसको हम दो डैश यानी दो आबंधों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इस तरीके से जो आबंधन बनता है उसे हम द्विसहसंयोजी आबंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु। ठीक उसी तरह त्रिसहसंयोजी आबंधन में क्या होता है, यहाँ पे दो परमाणु के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता होती है। तो दो परमाणु के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता से बनने वाले आबंधन को त्रिसहसंयोजी आबंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन अणु, यहाँ पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और सबसे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की देख सकते हैं। अब इसको अपना सबसे बाहरी कोष पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होगा और दोनों जो परमाणु उनके अपने अपने सबसे बाहरी कोष पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भर जाएंगे। इस तरीके से जो आबंधन बनता है उसे हम त्रिसहसंयोजी आबंधन कहते हैं, और इसको हम 3 लाइन से यहाँ पे शो करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। तो दो परमाणु के बीच में जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता होती है तो उससे जो आबंधन बनता है उसे हम त्रिसहसंयोजी आबंधन कहते हैं। उसका उदाहरण है नाइट्रोजन अणु। सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म, तो सहसंयोजी आबंध से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी यौगिकों कहते हैं। अब हम देखेंगे इस स्लाइड में कि सहसंयोजी यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं।
सहसंयोजी यौगिकों के अणु के बीच अंतराणु आकर्षण बल दुर्बल होते हैं, इसलिए ये यौगिक गैस, द्रव या ठोस के रूप में पाए जाते हैं। यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये गैस की फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक उसी तरह जल और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और आयोडीन जो होती है वो ठोस होती है। इनके अणुओं के बीच क्योंकि जो बल होता है वो काफी दुर्बल होता है, इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं। उदाहरण के लिए हम नेप्थलीन जो होता है, नेप्थलीन का गलनांक 353 केल्विन होता है। क्योंकि इन यौगिकों में उदासीन अणु होते हैं और आवेश को ले जाने वाले आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं होते, इसलिए ये यौगिक विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते और विद्युत के कुचालक होते हैं। जो चौथा जो सबसे आखिरी गुण है इनका वो ये है कि ये आमतौर पर जल में अविलय होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, इन सभी में ये घुलनशील होते हैं, और इनका ये गुण आयनिक यौगिकों के विपरीत होता है। जहाँ हमने आयनिक यौगिकों में पढ़ा था कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। लेकिन सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, इसके विपरीत वो सहसंयोजी यौगिक जो है वो जल में अविलय होंगे, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, इन सभी में वो घुलनशील होते हैं। थैंक यू।